बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT JEE एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। वेलकम बच्चों। तो हमने पिछले लेक्चर में आयोनाइजेशन एनर्जी को देखा था, उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को देखा था, और इस लेक्चर में अभी हम लोग इरेगुलरिटीज की बात करेंगे पहले, और उसके बाद डिफरेंट एलिमेंट्स दिए रहेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करना, किसकी कम किसकी ज्यादा। तो पहले इरेगुलरिटीज को जाने। आइए लिख दिया आयोनाइजेशन एनर्जी, इरेगुलरिटीज। इरेगुलरिटीज तो फर्स्ट लिखा, पीरियड के अलोंग जो इरेगुलरिटी होती है उसके बारे में बात करूंगा। तो मैं लिख रहा हूं यहां लिथियम, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स को लिख रहा हूं, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। I have written here the elements of second period. अब अगर आप जेड इफेक्टिव वाले फैक्टर को देखो तो वहां पे आपने देखा था कि लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करेंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ता है इट मीन्स कि आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ते जाएगी। तो ऐसे तो जब दिख गए आपको कि सेकंड पीरियड का है तो आपने कहा लिथियम लेस देन बेरिलियम लेस देन बोरॉन लेस देन कार्बन लेस देन नाइट्रोजन लेस देन ऑक्सीजन लेस देन फ्लोरीन लेस देन नियॉन, आपका निकल गया। लेकिन एक और भी फैक्टर था, और वो था स्टेबल ईसी। वो भी आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करता था, प्रभावित करता था। तो सबसे पहले हम लोग इनका ईसी लिखेंगे और फिर इनके फर्स्ट आई का ऑर्डर निकाल के आपको दिखाएंगे, जो कि हर कंपटीशन में आया करता है अक्सर। तो आइए, आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना होता है आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए, तो इसके आउटर सेल का ईसी लिख दिए 2s1। एटॉमिक नंबर भी लिखते चले 3, यहां 4 था 2s2, यहां क्या था बच्चों 2s2 2p1, यहां 2p2। अब 2p2 लिख रहे हैं तो अंडरस्टूड है कि 2s आपका फिलअप है। यहां क्या हो गया 2p3, यहां क्या हुआ 2p4, यहां 2p5, यहां 2p6, 2s2 2p6। अब इसको देखो, NH2 NP6 है भी नोबल गैस, तो इसको मार्क कर दिया Ng, नोबल गैस। अब देखो ये 2p5, मतलब फ्लोरीन में अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 2p5 से निकालोगे, ठीक है। और 2p में 5 है, मतलब नीदर फुलफिल्ड नॉर हाफ फिल्ड। ऑक्सीजन में कहां से निकालोगे 2p4 से, और जब ये 2p4 है तो नीदर फुलफिल्ड नॉर हाफ फिल्ड। नाइट्रोजन में कहां से निकालोगे 2p3 से, तो 2p3 p सब सेल, कैपेसिटी मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन की, 6 होता तो फुलफिल्ड, और 3 है तो क्या हो गया बच्चों हाफ फिल्ड। तो इसको क्या लिख दें हाफ फिल्ड, HF। अब आओ यहाँ 2p2 है पार्शियली फिल्ड, जो फुलफिल्ड हाफ फिल्ड नहीं हो उसको कह देते हैं हम लोग पार्शियली फिल्ड। ओके, ये भी कैसा है, कहां से निकालोगे 2p1 से, पार्शियली फिल्ड। बेरिलियम में आइए 2s2 है, तो ये कैसा हो गया आपका फुलफिल्ड, फुलफिल्ड। और लिथियम में तो 2s1 है, वैसे इसको भी आप कह सकते हो कि सर हाफ फिल्ड हुआ, बट इनफैक्ट ऐसा है बच्चों कि S की कैपेसिटी, S सबसेल की कैपेसिटी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स की होती है। तो अगर 1 है तब उसको आप हाफ फिल्ड कह देते हो, और 2 है तो फुल फिल्ड कह देते हो। तो दोनों ही सिचुएशन में वो हाफ फिल्ड फुल फिल्ड ही रहेगा, और यही 2 सिचुएशन हो सकता है। ओके, तो इसको कुछ नहीं कह रहे हम लोग, ठीक है। अब आओ
आप देख सकते हो कि इधर से इधर आ रहे हो तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, यहां जेड इफेक्टिव मिनिमम है, तो सबसे कम आई तो इसी की होनी चाहिए, इसकी होगी भी। यहां आओ, बेरिलियम बोरॉन की बात करो तो बेरिलियम, ये एटॉमिक नंबर लिख दिया, जेड लिख दिया। बेरिलियम और बोरॉन में अगर जेड इफेक्टिव की बात करोगे तो बोरॉन की जेड इफेक्टिव बेरिलियम से ज्यादा नहीं, और जब बोरॉन की ज्यादा तो इट मींस कि बोरॉन से इलेक्ट्रॉन निकालने में लगने वाली एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, तो जेड इफेक्टिव के बेसिस पे बोरॉन का ज्यादा होगा। अब आओ दूसरा फैक्टर को लो, स्टेबल इसी। तो इसका देखो, यहां आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे फुलफिल्ड ऑर्बिटल से, मतलब स्टेबल इसी से, और यहां बोरॉन के केस में कहां से निकालोगे, 2p1 से, पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल से, मतलब ये स्टेबल इसी नहीं है। तो जब ये स्टेबल इसी है तो यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगने वाली एनर्जी भी ज्यादा होगी। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप स्टेबल इसी को देख रहे हैं तब आपको दिख रहा है कि बेरिलियम का बोरॉन से ज्यादा होगा। ओके, और जब आप जेड इफेक्टिव को देख रहे हैं तब दिख रहा है कि बोरॉन की बेरिलियम से ज्यादा होगी। तो जेड इफेक्टिव और स्टेबल इसी, ये दोनों फैक्टर्स एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, दोनों एक ही बात नहीं बतला रहा। जेड इफेक्टिव बतला रहा कि बोरॉन की आई बेरिलियम से ज्यादा होनी चाहिए, जबकि स्टेबल इसी बतला रहा बेरिलियम की आई बोरॉन से ज्यादा होनी चाहिए। तो अब यहीं पे मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो, कि एटम्स अगर एडजेसेंट हो, एडजेसेंट बोले तो एटॉमिक नंबर की डिफरेंस 1 हो, तो एटम्स अगर एडजेसेंट हो, 1 एटॉमिक नंबर की डिफरेंस हो, और जेड इफेक्टिव एंड स्टेबल इसी एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करता हो, दोनों अलग अलग चीजें बतलाता हो, तो ऐसे में प्रायोरिटी विल बी गिवन टू स्टेबल इसी। ओके, तो इस बात को हम लोग लास्ट में नोट भी कर लेंगे। इन केस ऑफ एडजेसेंट एटम्स, लिख ही देते हैं, लिख लो तुम भी, इन केस ऑफ एडजेसेंट एटम्स, एडजेसेंट का मतलब समझा दिए, एडजेसेंट एटम्स इफ जेड इफेक्टिव एंड स्टेबल इसी, stable EC opposes each other, opposes each other, then a stable EC, then a stable EC will be the deciding factor, will be the deciding factor. चलो बच्चों, तो यही कहा गया कि एटम अगर एडजेसेंट हो और जेड इफेक्टिव और स्टेबल इसी एक दूसरे को अपोज कर रहा हो तो आपका डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा, स्टेबल इसी। तो यहां पे ये दोनों फैक्टर अपोज कर रहा था, हमने ओवरहेड लाइन खींच दिया एक, मतलब होना चाहिए था जेड इफेक्टिव के बेसिस पे आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम लेस देन बोरॉन, लेकिन स्टेबल इसी चूंकि अब डिसाइडिंग फैक्टर है तो बेरिलियम ग्रेटर देन बोरॉन। अच्छा, एक और बात यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि बेरिलियम और कार्बन को अगर कंपेयर करें तो कार्बन में भी तो इलेक्ट्रॉन 2p से निकाला जा रहा है और यहाँ 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p2 कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब ये भी कैसा है, पार्शियली फिल्ड है। तो ये कार्बन वाला भी पार्शियली फिल्ड है और बेरिलियम वाला कैसा था, फुल फिल्ड था। तो फिर बेरिलियम का बोरॉन से ज्यादा हुआ, ठीक है मान लीजिए,
लेकिन कार्बन से क्यों नहीं ज्यादा हो रहा? स्टेबल इसी तो कार्बन में भी नहीं है। तो अब इस बात को समझ लो अच्छे से। इनफैक्ट बेरिलियम और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है वो 2 का है। और आप ये भी सीखे कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव ग्रेजुअली क्रमशः बढ़ता जाता है। तो यहां जो जेड इफेक्टिव का डिफरेंस होगा बेरिलियम बोरॉन में, 2 बोरॉन का ही ज्यादा है लेकिन कम होगा, डिफरेंस कम होगा। जब बेरिलियम और कार्बन को लोगे तो यहां जो जेड इफेक्टिव का डिफरेंस होगा वो ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कहो ज्यादा बढ़ने से क्या होगा? ज्यादा बढ़ने से यह होगा कि जब यहां बेरिलियम से काफी ज्यादा है कार्बन में जेड इफेक्टिव का डिफरेंस, तो अट्रैक्शन काफी हाई हो जाएगा। यह जरूर है कि स्टेबल इसी होने के वजह से बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ी, लेकिन उतनी नहीं बढ़ेगी जो कार्बन से ज्यादा हो जाए, क्योंकि कार्बन के केस में फिर जेड इफेक्टिव ज्यादा बढ़ गया। आई बात समझ में? तो इसीलिए यहां पे मैंने क्लियरली लिखा है कि जेड इफेक्टिव और स्टेबल इसी कंट्राडिक्ट करे, और साथ साथ एटम कैसा होना चाहिए? एडजेसेंट, एटॉमिक नंबर की डिफरेंस 1 होनी चाहिए। तो ऐसे में डिसाइडिंग फैक्टर किसको ले लेंगे? स्टेबल इसी को। तो अब यहां पे ऑर्डर चेंज होगा, ये हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, बेरिलियम की ही ज्यादा होगी बोरॉन से। अब आओ अगले की बात करें, तो यहां पे तो स्टेबल इसी नहीं है, लेकिन यहां नाइट्रोजन में क्या है बच्चों? स्टेबल इसी। तो ऐसे तो कार्बन से नाइट्रोजन का ऐसे भी ज्यादा था, स्टेबल इसी हो गया और ज्यादा हुआ। अब देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में देखो जेड इफेक्टिव ऑक्सीजन की ज्यादा है, लेकिन यहां जो इलेक्ट्रॉन निकालोगे वो 2p4 से, और जो 2p4 है ये तो पार्शियली फील्ड हो गया। तो यहां स्टेबल इसी नहीं है इन केस ऑफ ऑक्सीजन, बट इन केस ऑफ नाइट्रोजन क्या देख रहे हो आप? स्टेबल इसी है। तो यहां भी स्टेबल इसी वाला फैक्टर डिसाइडिंग फैक्टर होगा, क्योंकि ये दोनों एटम्स कैसे हैं? एडजेसेंट। अब आओ ऑक्सीजन और फ्लोरीन को लोगे तो फ्लोरीन में भी यहां तो देख ही लिए थे कि पार्शियली फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। यहां पे देखो तो यहां पे आपको दिखा कि यहां भी पार्शियली फील्ड से निकल रहा। तो इन दोनों के लिए तो एक ही फैक्टर रहा, स्टेबल इसी वाला तो कोई फैक्टर ही नहीं रहा। इन दोनों के लिए फैक्टर रहा बस जेड इफेक्टिव, और जेड इफेक्टिव फ्लोरीन की ऑक्सीजन से ज्यादा है, इसीलिए फ्लोरीन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में ज्यादा होगी। अब आओ फ्लोरीन और नियॉन को लो, क्योंकि ये दोनों तो नॉन एडजेसेंट हो जाएंगे। फ्लोरीन नियॉन को लो तो यहां तो पार्शियली फील्ड था, यहां फुलफिल्ड था, नोबल गैस था, फुलफिल्ड ही है, सबसे ज्यादा स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो स्टेबल इसी भी इसी का है, नियॉन का ही, और जेड इफेक्टिव भी इसी की ज्यादा है। ठीक है बच्चों, क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसकी जेड ज्यादा है और पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता था। तो जेड इफेक्टिव भी कह रहा कि नियॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन से ज्यादा होगी। स्टेबल इसी भी यही कह रहा कि नियॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन से ज्यादा होगी। तो अब हमको दिख गया कि यहां तो कोई कंट्राडिक्शन ही नहीं है, यहां तो नियॉन ज्यादा रहेगा ही फ्लोरीन से। तो 2 जगह पे इरेगुलरिटी आई, कहां कहां? एक बेरिलियम बोरॉन में और दूसरा कहां आया? नाइट्रोजन ऑक्सीजन में। क्या पूरी बात क्लियर हो गई? इतना समझाना पड़ा, इतना एक्सप्लेन करना पड़ा। और अब हम लोग ऑर्डर लिख लेंगे सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के आई का, फर्स्ट आई का। तो ऑर्डर ऑफ, नीचे ही लिख देता हूं, फर्स्ट आई का ऑर्डर लिख दिया। सबसे कम क्या हो गया बच्चों? लिथियम। लिथियम के बाद बोरॉन, देन बेरिलियम, देन कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। यहां पे चेंज किया है, यहां भी चेंज किया था, देन फ्लोरीन, देन नियॉन। तो फर्स्ट आई की ऑर्डर आपकी निकल गई। ओके, अब आओ अगर हम थर्ड पीरियड एलिमेंट्स को ले लेते,
तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को लिख रहे हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। अब यहां पे हमें फिर से आई का ऑर्डर निकालना है। देख रहे हो कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, यहां पे आउटर सेल का कॉन्फ़िगरेशन लिखते जाइए। 11 12 एटॉमिक नंबर, 3s2, 3s भर गया तो 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, 3p5, 3p6। 3s2 तो है ही हर जगह, तो यहां लिख दिया 3s2 3p6। अब इसको देखो बच्चों, ये आपका Ng हो गया, यहां पार्शियली फील्ड, यहां पार्शियली फील्ड, यहां हाफ फील्ड, P3 हुआ, तो इसको मार्क कर दिया HF, मतलब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। अब फिर आइए, यहां पार्शियली फील्ड, यहां भी पार्शियली फील्ड, यहां पे आ जाइए, तो यहां क्या हो गया, फुल फील्ड। ठीक है, तो अब आपको दिख गया कि ये दोनों एडजेसेंट था, यहां स्टेबल इसी था, तो यहां पे इरेगुलरिटी आएगा। फिर दिख गया कि ये दोनों एडजेसेंट था, यहां पे स्टेबल इसी था फास्फोरस के केस में, तो यहां भी इरेगुलरिटी आएगा। अब यहां कहीं और इरेगुलरिटी नहीं आएगा, क्योंकि यहां तो जेड इफेक्टिव भी वही कह रहा और स्टेबल इसी भी वही कह रहा, तो यहां भी ऑर्डर मिल गया फर्स्ट आई का। फर्स्ट आई सबसे कम थर्ड पीरियड में किसका हो गया बच्चों, सोडियम लेस देन मैग्नीशियम अल्मुनियम में इरेगुलरिटी आया, तो सोडियम लेस देन अल्मुनियम, लेस देन मैग्नीशियम, लेस देन सिलिकॉन, लेस देन सल्फर, लेस देन फॉस्फोरस, लेस देन क्लोरीन, लेस देन आर्गन। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल किया। इन्हीं में से किसी चार को ले लिया जाता है और कहा जाता है कि करेक्ट ऑर्डर आई का क्या होगा। तो एक पीरियड में इरेगुलरिटी मिला हमको, सेकेंड पीरियड में भी देखे 2 इरेगुलरिटी मिला, थर्ड पीरियड में भी देखे 2 इरेगुलरिटी मिला। होप कि आप इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे। ओके, अब देखो बच्चों, दूसरी इरेगुलरिटी की बात कर रहे हैं। यहां मैंने लिखा आयोनाइजेशन एनर्जी अल्युमिनियम, और यहां लिखा आयोनाइजेशन एनर्जी गैलियम। अल्युमिनियम और गैलियम को देख के अब आपको कुछ याद आया होगा। क्या याद आया? अल्युमिनियम और गैलियम दोनों सेम ग्रुप के हैं। जैसे आप ग्रुप 13 में आओगे, ये सब देखते ही अब आपको बिजली की तरह कौंधना चाहिए। तो ग्रुप 13 में फर्स्ट एलिमेंट हुआ बोरॉन, नेक्स्ट अल्युमिनियम, नेक्स्ट गैलियम, नेक्स्ट इंडियम, नेक्स्ट थैलियम। एटॉमिक नंबर यहाँ 5, 13, 31, 49, 81। ओके, तो ऐसे तो दिख रहा है कि हमने सीखा कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटते जाएगी। अल्युमिनियम के नीचे गैलियम है, तो अल्युमिनियम के नीचे गैलियम है, इट मींस कि उस प्रॉपर्टी के वजह उस बेसिस पे अल्युमिनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी गैलियम से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन ये इरेगुलरिटी है, इन दोनों की आयोनाइजेशन एनर्जी कंपैरेबल है, ये साइन कंपैरेबल टू का। इसकी डेटा भी लिख लो तो डेटा यहां पे लिखा मैंने 577 किलो जूल पर मोल, और यहां पे है ये 579। तो आप देख क्या रहे हो, ये क्या लिखा बच्चों? आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लिखा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की। तो आप देख रहे हो कि अल्युमिनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी गैलियम से कुछ थोड़ा सा कम है। होना क्या चाहिए था? क्योंकि गैलियम नीचे है अल्युमिनियम से, और ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे आयोनाइजेशन एनर्जी घटती थी, तो गैलियम का कम होना चाहिए था अल्युमिनियम से,
लेकिन यहां तो अल्युमिनियम की ही कम है गैलियम से। तो ये दोनों कंपैरेबल आयोनाइजेशन एनर्जी हुआ। अब इसकी काउज समझेंगे कि क्यों ऐसा हुआ। वैसे देखो, जब आप एटॉमिक साइज पढ़ रहे थे तो वहां भी ये इरेगुलरिटी था। जो गैलियम की साइज थी वो बड़ी नहीं थी एल्युमिनियम से, वही कुछ छोटी थी कंपेयर टू एल्युमिनियम। तो साइज में यहाँ पे इरेगुलरिटी पहले से था, और जब साइज में इरेगुलरिटी है तो आयोनाइजेशन एनर्जी में भी इरेगुलरिटी होगा। उसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टर्म्स में भी समझ लो। जैसे यहां पे क्या था, 3s2 3p1, यही इसी था इसका, आउटर सेल का इसी। और जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे वो कहां से निकाल रहे थे, 3p से। अब यहां पे आओ, यहां क्या था बच्चों, आर्गन था, 4s2 था, 3d10 था, और तब 4p1 था। ओके, तो यहां 3s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में आया था, 3p में। यहां क्या 4s के बाद इलेक्ट्रॉन 4p में गया, नहीं गया। 4s फिलअप होने के बाद नेक्स्ट 10 इलेक्ट्रॉन कहां फिलअप हुआ है, अपना 3d में, थर्ड सेल के डी सबसेल में। और आपको मालूम है कि डी सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स द्वारा जो शिल्डिंग प्रोड्यूस होती है वो कम होती है, ठीक है। और जब ये 10 इलेक्ट्रॉन पुअर शिल्डिंग प्रोड्यूस करेगा तो पुअर शिल्डिंग प्रोड्यूस करने के वजह से जो जेड इफेक्टिव होगा वो बढ़ जाएगा। तो जेड इफेक्टिव अगर यहां पे बढ़ गया, क्यों बढ़ा, ड्यू टू पुअर शिल्डिंग प्रोड्यूस्ड बाय 3d इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पुअर शिल्डिंग प्रोड्यूस करने के वजह से इस केस में जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव के बढ़ने से इसी की आयोनाइजेशन एनर्जी स्लाइटली किससे ज्यादा हो गई, अल्युमिनियम से। तो इसका रीजन लिख दिए, ड्यू टू पुअर शिल्डिंग, पुअर शिल्डिंग, शिल्डिंग caused by 3d इलेक्ट्रॉन्स। तो यही रीजन रहा, ठीक है। हाँ, एग्जैक्टली अगर कहा जाए अल्युमिनियम गैलियम में तो आप कहेंगे, जो कि गलती होता है, लोगों को दिखता है कि अल्युमिनियम के नीचे गैलियम है, तुरंत समझ में आता है कि ऊपर से नीचे ग्रुप में आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है, तो गैलियम की कम होगी अल्युमिनियम से। बट इसीलिए डेटा भी लिख दिया है आपको कि अल्युमिनियम की ही कम है गैलियम से, गैलियम ज्यादा है अल्युमिनियम से। ओके, अब आओ इंडियम और थैलियम की बात करें। नीचे लिखा है Ie10 लेड। इंडियम थैलियम तो इसी ग्रुप के हैं, ग्रुप 13 में ही इंडियम है, उसके नीचे थैलियम है। अब इंडियम की इसी लिखनी है, तो इंडियम में 49 एटॉमिक नंबर है आपका, क्रिप्टॉन हो गया, क्रिप्टॉन के बाद आपका 5s हो गया, 5s2 4d10 5p1। थैलियम में 6s2 4f14 5d10 6p1। ओके, अब यहां से अच्छे से समझिए, ये सब क्वेश्चन आपको सीधे दे दिए जाते हैं, तो अच्छे से आप सीख लीजिए। देखो क्या अंतर है इसी में, उसको खोजो। यहां 5s के बाद 4d भरा और 4d के बाद 5p भरा, यहां 6s के बाद 5d नहीं भरा है। 6s के बाद जो इलेक्ट्रॉन फिलअप हुआ है वो कहां हुआ है बच्चों, 4f में, और कितना फिलअप हुआ है, 14, तब 5d भरा है, 6p भरा है। मतलब इस फैक्टर को अगर हटा लो तो इसके इसी और इसके इसी में सिर्फ सेल नंबर का डिफरेंस रहा। ओके, शिल्डिंग में कोई फर्क आएगा नहीं। हाँ, ये वाला फैक्टर शिल्डिंग को प्रभावित करेगा। ओके, और आपने पढ़ा था कि f इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो शिल्डिंग प्रोड्यूस होगी वो सबसे कम होगी, पढ़े थे। तो यहां चूंकि ये सबसे कम शिल्डिंग प्रोड्यूस करेगा और शिल्डिंग कम प्रोड्यूस करेगा, तो अचानक से इस केस में, थैलियम के केस में, जेड इफेक्टिव बहुत बढ़ जाएगा।
और अचानक से जब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, यहीं से ना इलेक्ट्रॉन निकालोगे, इसी इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले अट्रैक्शन को चेक कर रहे हो, तो यहां पे जब जेड इफेक्टिव अचानक से बढ़ेगा तो इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ जो अट्रैक्शन होगा वो भी अचानक से बहुत बढ़ जाएगा। और जब ये अट्रैक्शन अचानक से बहुत बढ़ जाएगा तो इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जबकि रेगुलर ट्रेंड क्या होता, इंडियम के नीचे थैलियम था तो थैलियम का कम होना चाहिए था कंपेयर टू इंडियम, बट होगा क्या, जेड इफेक्टिव के अचानक बढ़ जाने से थैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी इंडियम से ज्यादा हो जाए। तो यहां लिख दिया इंडियम लेस देन थैलियम। अब आओ टीन लेड, तो टीन लेड को भी पहचान गए, ग्रुप 14 का एलिमेंट है, यहां ग्रुप 14 लिख दिया। ग्रुप 14 कार्बन से शुरू होता था, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन लेड। यह एटॉमिक नंबर 6 था, यह 14, यह 32, यह 50 और यह क्या था 82। ओके, अब देखो जैसे ये इंडियम और थैलियम था वैसे ही टीन लेड है। यहां पे क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाता, बस एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, यही वाला रहता 5s2 4d10 5p2। यहां क्या हो जाता बच्चों, यहां हो गया 6s2 4f14 5d10 6p2। तो बात फिर वही है, यहां 4f में 14 आया है जैसा यहां 4f में आया था, तो दोनों के लिए सेम रीजन और सेम ऑर्डर। यहां भी होना चाहिए था टीन ग्रेटर देन लेड, बट होगा क्या टीन लेस देन लेड, और दोनों के लिए रीजन यही हो गया ड्यू टू वेरी लेस सील्डिंग, वेरी लेस सील्डिंग, वेरी लेस सील्डिंग produced by 4f electrons, 4f electrons, Z effective increases therefore IE increases। यही रीजन हो गया। ओके, तो थर्ड इरेगुलरिटी, generally IE 5D series greater than IE 3D series greater than IE 4D series। अब आपको 3D 4D 5D समझ में आता होगा, थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूं। 3D आपका था 3D सीरीज, तो आपका शुरू होता था स्कैंडियम 21 से और एंड होता था जिंक 30 पे। ओके, 4D सीरीज, तो 4D सीरीज आपका शुरू होता था इथ्रियम 39 से और एंड होता था कैडमियम 48 पे। 5D सीरीज, तो 5D सीरीज आपका शुरू होता था लैंथेनम 57 से, लेकिन नेक्स्ट मेंबर था हाफनियम 72 टू मरकरी 80, मरकरी 80। ओके, तो इन दोनों में तो कंटिन्यूअसली एटॉमिक नंबर प्लेस्ड थे। अब यहाँ पे 57 के बाद 14 एलिमेंट का गैप था, और ये सब आप लोग जब ब्लॉक क्लासिफिकेशन पढ़े थे तो वहां पे आपको डी और एफ ब्लॉक में बताया गया था। तो यहाँ जो गैप था 58 एटॉमिक नंबर से लेके 71 तक, ये आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स थे।
4f सीरीज के एलिमेंट्स थे। मतलब 58 से 71 में बच्चों जो इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हो रहा था वो 4f में फिलअप हो रहा था। ठीक है, तो हाफनियम का जब आप इसी लिखते हो तो हाफनियम की इसी हो जाती है आपकी जेनॉन 6s2 4f14 5d2। यह 54 था, 56 70 72। तो अब यहां पे आप देखो 5d सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं 5d सीरीज वाले, इनमें इलेक्ट्रॉन तो आपको 5d से निकालना है। इलेक्ट्रॉन जो निकालोगे वो कहां से निकलेगा? 5d से। लेकिन यहां क्या फिलअप है? 4f 6s के बाद क्या भरा हुआ है? 4f14। और 4f14 के फिलअप होने से अब इसके द्वारा जो शिल्डिंग काउज हो रहा है वो काफी कम हो रहा है। और शिल्डिंग काफी कम हो रहा है, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन याद आ रहा है? शिल्डिंग काफी कम हो रहा है तो जेड इफेक्टिव अचानक से इसमें बढ़ जा रहा है। और जेड इफेक्टिव अचानक से यहां से लेकर के यहां तक के एलिमेंट्स जेड इफेक्टिव अचानक से बढ़ जा रहा है। और जेड इफेक्टिव के अचानक से बढ़ जाने की वजह से न सिर्फ 4D सीरीज से यह ज्यादा हुआ है बल्कि 3D सीरीज के एलिमेंट्स से भी इसकी IE ज्यादा हो गई। बाकी इसको हटा लो तो फिर ठीक है, 3D सीरीज का ज्यादा होना चाहिए था क्योंकि इसकी साइज से छोटी है, या ये ग्रुप में ऊपर है या नीचे है। बट 5D सीरीज का क्यों अचानक से बढ़ गया? तो उसका रीजन ये 4f का फील होना है कि 5D सीरीज के लैंथेनम के अलावा जो बाकी दूसरे मेंबर्स हैं उसमें ns भरने के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है बच्चों? n-2f में। और n-2f में 14 इलेक्ट्रॉन भर चुका है। तो इन 14 इलेक्ट्रॉन द्वारा जो स्क्रीनिंग या शिल्डिंग प्रोड्यूस हुई वो काफी कम हुई। और स्क्रीनिंग या शिल्डिंग काफी कम प्रोड्यूस होने के वजह से जो जेड इफेक्टिव हुआ वो अचानक से बहुत बढ़ गया। और जेड इफेक्टिव के अचानक से बढ़ जाने के वजह से अट्रैक्शन काफी बढ़ गया। और अट्रैक्शन के काफी बढ़ जाने के वजह से जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या हो गई? अचानक से बहुत बढ़ गई। तो एक एग्जाम्पल अगर लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल कॉपर सिल्वर गोल्ड, तो अब तक आप क्लासिफिकेशन में तो मास्टर हो गए। अब कॉपर सिल्वर गोल्ड आप समझ गए कि यह आपका 3D सीरीज का है, 29 एटॉमिक नंबर, ये 47 और ये 79। तो ये 3D का है, ये 4D सीरीज का है और ये किसका है? 5D सीरीज का। ठीक है, अब जब ये आपको पता हो गया तो अब इसका फर्स्ट IE, सिर्फ IE लिखे मतलब फर्स्ट IE। तो सबसे ज्यादा किसका हो गया बच्चों? गोल्ड का, 5D सीरीज का हुआ, तब कॉपर, तब सिल्वर। गुड। तो आपने ये इरेगुलरिटी भी देखा। तो ये आपके इरेगुलरिटीज थे। अब आइए, अब हम लोग सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करना, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करना सीखते हैं। कैसे करेंगे? जैसे मान लो हमको एक क्वेश्चन दिया गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और इसका कहा गया कि सेकेंड IE का ऑर्डर बताओ। यहां लिख दिया सेकेंड IE या IE2 लिख देते, ऑर्डर व्हाट। तो फर्स्ट IE निकालना तो सीखे थे, अब है कि सेकेंड कैसे निकालें। सेकेंड IE जैसे ही हम लोग सुने तो इसका मतलब हुआ कि कार्बन से फर्स्ट नहीं बल्कि कौन सा इलेक्ट्रॉन? सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने में लगने वाली एनर्जी। मतलब इनमें से किसी से भी सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगने वाली एनर्जी। तो जैसे जब फर्स्ट IE होता तो इलेक्ट्रॉन कार्बन से निकलता, लेकिन जब सेकेंड IE कार्बन के लिए बात कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? C+ से। वैसे ही नाइट्रोजन के केस में सेकेंड IE मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना होगा? N+ से।
यहां कहां से निकालना होगा, O प्लस से। यहां कहां से निकालना होगा, F प्लस से। तो पहले इसको चेंज कर लो, C प्लस N प्लस O प्लस F प्लस। ओके, इनका आउटर सेल इसी लिख दो, तो इसका फिर यहीं से उतार लेंगे। तो आउटर सेल इसी इसका हो गया 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2s तो फिलअप है ही, ठीक है। अब आइए C प्लस, मतलब 2p से एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया, तो यहाँ पे इसी क्या आ गया आपका 2p1, यहाँ 2p2, यहाँ 2p3 और यहाँ क्या हो गया 2p4। ओके, अब देखो बच्चों, जेड इफेक्टिव तो इधर से इधर आ रहे थे, सेम पीरियड का है, तो क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो जेड इफेक्टिव तो बढ़ रहा था, लेकिन एक और फैक्टर था स्टेबल इसी वाला। तो अब उसको खाली चेक कर लेना है हम लोगों को कि स्टेबल इसी कहां आया है। तो यहां तो पार्शियली फिल्ड हुआ, यहां भी पार्शियली फिल्ड हुआ, यहां पे कैसा हो गया बच्चों, हाफ फील्ड, हाफ फील्ड। यहां कैसा हुआ, पार्शियली फील्ड। जेड इफेक्टिव इधर से इधर बढ़ रहा। तो सेकेंड आई अगर बोलोगे, सेकेंड आई या IE2 लिखता हूं इस बार, कि आपको दोनों में से कुछ लिखा रहे तो दिक्कत ना हो। सेकेंड आई, और ये सेकेंड आई किसके रेस्पेक्ट में, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में बोलेंगे सेकेंड आई। अगर इसी को C प्लस, N प्लस, O प्लस और F प्लस के रेस्पेक्ट में बोलोगे, तब तो फर्स्ट आई बोलना होगा, क्योंकि इनके लिए तो पहला इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है। हाँ, इसके लिए जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो सेकेंड आई इनके लिए। तो अब देखो, तो सबसे कम तो कार्बन का होगा, जेड इफेक्टिव सबसे कम है, तो IE2 स्मॉलेस्ट हो गया कार्बन का, देन नाइट्रोजन। अब यहां आओ, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में जेड इफेक्टिव O प्लस और F प्लस में इसकी ज्यादा है, लेकिन यहां स्टेबल इसी है और ये दोनों एडजेसेंट है नहीं। तो ऑर्डर यहां पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो कौन सा फैक्टर होगा, स्टेबल इसी। तो सेकेंड आई आ गया, कार्बन लेस देन नाइट्रोजन लेस देन फ्लोरीन लेस देन ऑक्सीजन। ओके, तो कितने आराम से देखो चेक करना सिखाया गया। अब मान लो कि इसी का थर्ड आई निकालना होता, यही क्वेश्चन लिया, यहां पे थर्ड आई कह दिया गया, इसको मिटा दिया, थर्ड आई, थर्ड आई ऑर्डर। तो थर्ड आई के लिए तीसरा इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगने वाली एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन अब सोचो कि कहां से निकलेगा। पहला इलेक्ट्रॉन C से निकला, दूसरा इलेक्ट्रॉन C प्लस से निकला, और तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां से निकला बच्चों, C2 प्लस से। ओके, तो अब इसको थर्ड आई निकालना है, तो बना लो C2 प्लस, N2 प्लस, O2 प्लस, F2 प्लस। ठीक है, अब इसका इसी लिख लो, ओरिजिनल का लिखा हुआ है, यहां से दो निकाल लोगे, तो दो निकाल लोगे 2p से, तो क्या बच गया 2s2। इसके पहले 2s2 था ना अपना, तो यहां पे क्या लिख देंगे 2s2। यहां क्या लिखोगे, 2p3 था, दो निकलेगा तो 2p1। यहां क्या लिखोगे 2p2, यहां 4 था, दो निकालोगे 2p2, यहां 5 था, दो निकालोगे 2p3। तो ये आउटर सेल का इसी लिख दिया। ठीक है, अब देख लो जेड इफेक्टिव तो लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा, हाँ, स्टेबल इसी का बस देखना है। तो यहां 2s2 हो गया, मतलब इसको क्या बोल दोगे, फुलफिल्ड। यहां पे देखो पार्शियली फील्ड, यहां पार्शियली फील्ड, और यहां पे क्या हो गया बच्चों, हाफ फील्ड, हाफ फील्ड HF। अब देखो, यहां जब फुलफिल्ड हो गया और ये एडजेसेंट है, तो इन दोनों में चेंज कर जाएगा। होना चाहिए था N2 प्लस से निकालने में ज्यादा लगना चाहिए था जेड इफेक्टिव के बेसिस पे, लेकिन स्टेबल इसी के बेसिस पे C2 प्लस से निकालने में ज्यादा लगेगा, तो इन दोनों में चेंज कर गया। तो अगर आप IE3 लिखोगे,
Ie3 बोलेंगे किसके लिए? थर्ड Ie, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में Ie3 बोलेंगे। लेकिन अगर C2+ के रेस्पेक्ट में पूछा जाए तो इनसे तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इनके लिए क्या बोलोगे? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, तो इसके लिए फर्स्ट होगा, इन सभी के लिए फर्स्ट आई। अगर इसके रेस्पेक्ट में इसको लिखना चाहते हो तो इसके रेस्पेक्ट में ये क्या कहलाएगा? यहां से जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो C+N+O+F+ के रेस्पेक्ट में सेकेंड आई होगा। ओके, हम लोग Ie3 इनके रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं। तो देखो सबसे कम किसका हो गया? इस दोनों में चेंज कर जाएगा, क्योंकि यहां स्टेबल इसी आ गया, तो हो गया नाइट्रोजन लेस देन कार्बन। अब आओ, यहां पे स्टेबल इसी भी है और जेड इफेक्टिव भी सबसे ज्यादा है, तो इसमें तो जो स्टेबल इसी कह रहा था वही जेड इफेक्टिव भी कह रहा, तो इसका सबसे ज्यादा होगा। तो कार्बन लेस देन क्या लिख दोगे? ऑक्सीजन लेस देन क्या लिख दोगे? फ्लोरीन। तो आप देख सकते आपको तरीका सिखाया, और आप देखो सेकेंड आई इसका कार्बन लेस देन नाइट्रोजन लेस देन फ्लोरीन लेस देन ऑक्सीजन, थर्ड आई इसी का नाइट्रोजन का घट गया, मतलब ये दोनों ऑर्डर चेंज कर गया। और अगर फर्स्ट आई जो कि पहले निकालना सिखा चुके हैं, लिख लो यहां से, तुम यहां से भी लिख सकते हो, तो Ie1 इसी का लिख लेते तो हो जाता सबसे कम कार्बन, तब ऑक्सीजन, तब नाइट्रोजन, तब फ्लोरीन। कार्बन लेस देन ऑक्सीजन लेस देन नाइट्रोजन लेस देन फ्लोरीन। तो तीनों आई को देखो, ये कार्बन से तो शुरू हुआ था, लेकिन कार्बन लेस देन नाइट्रोजन है, यहां कार्बन लेस देन ऑक्सीजन है, तो तीनों का तीनों ऑर्डर अलग अलग है। तो हम लोग अब सेम एलिमेंट्स का फर्स्ट आई कंपेयर करना, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स का सेकेंड आई कंपेयर करना, थर्ड आई कंपेयर करना, इन बातों को सीखे। ओके, अब यहां से एक एग्जांपल लो, यहां से ले लिया S2 माइनस Cl माइनस K प्लस Ca2 प्लस। इनके केस में Ie1 ऑर्डर निकालना है हम लोगों को। अब पहले देखो, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम सभी आयंस हैं। अब इतना देख के दिखा कि सेम पीरियड के हैं, और ये दिखा कि यहां इलेक्ट्रॉन 20 नहीं 18 बच्चों, 16 एटॉमिक नंबर, 2 नेगेटिव, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स? 18। यहां भी कितने? 18। यहां भी कितने? 18। पोटेशियम के एटॉमिक नंबर 19, एक पॉजिटिव चार्ज आया तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, 18। और यहां भी कितने? 18। कैल्शियम के एटॉमिक नंबर 20, 2 पॉजिटिव चार्ज है, मींस 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया। तो अब आपने क्या देखा यहां पे? इन सभी में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम है, तो ये क्या कहलाएंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अब एक एग्जांपल लिया जिसमें आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का फर्स्ट आई कंपेयर करना सिखाया जा रहा। तो जैसे यहां से यहां आ रहे हो, तो यहां से यहां जाने में जेड क्या हुआ बच्चों? बढ़ रहा है, यहां 16, 17, 19, 20, तो जेड इंक्रीजेज। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? सेम। इलेक्ट्रॉन्स सेम है तो इससे सिग्मा जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट हुआ, तो सिग्मा क्या हो गया? सेम। सिग्मा सबके लिए सेम, जेड यहां से यहां आ रहे हो तो इंक्रीज कर रहा है। इट मींस जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा था, तो जेड बढ़ा, सिग्मा सेम है, तो जेड इफेक्टिव क्या हुआ? इंक्रीज किया। जेड इफेक्टिव इंक्रीज करने का मतलब अट्रैक्शन इंक्रीज किया, अट्रैक्शन इंक्रीजेज, और अट्रैक्शन इंक्रीज करने का मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज किया। तो यहां से फर्स्ट आई का ऑर्डर आ गया, Ie1 इनका चला आया, इंक्रीज कर रहा था लेफ्ट टू राइट, S2 माइनस लेस देन Cl माइनस,
लेस देन के प्लस लेस देन Ca प्लस 2। ओके, अब एक एग्जाम्पल लिया, क्रोमियम मैंगनीज। अब इसमें हम फर्स्ट आई भी देखेंगे, सेकंड आई भी देखेंगे, थर्ड आई भी देखेंगे। तो एक एक करके तीनों को देखते हैं। पहले इनका वैलेंस सेल इसी लिख दो। तो यहां हो गया आपका 3d5 4s1 आर्गन था। ये एक्सेप्शनल इसी याद रखिए, याद आया? तो इसका आर्गन के बाद 4s1 3d5 होता था। मैंगनीज का हो गया 3d5 4s2। ओके, एटॉमिक नंबर इसकी 24, इसकी 25। सेम पीरियड का हो गया, फोर्थ पीरियड का। ये तो दिख भी रहा है, 4 ही सेल हुआ ना, तो पीरियड कौन सा हो गया? फोर्थ। अब आप खुद भी सोचो, सिर्फ मेरी बात नहीं सुनो, खुद भी करने की कोशिश करो। सारी कंसेप्ट्स आपको सिखा दी गई, सारे प्रोसेस सिखा दिए गए। तो यहां से सोचो, खुद करोगे तो बहुत कॉन्फिडेंस आएगा आप में। यहां से सोचो कि पीरियड सेम है, जेड इफेक्टिव कुछ इसी का ज्यादा हुआ, मैंगनीज का ही, क्योंकि जेड ज्यादा है और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता था, तो जेड इफेक्टिव इसका ज्यादा। अब दूसरा एक फैक्टर रहता है कि स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल। तो पहले ये देखो कि क्रोमियम में इलेक्ट्रॉन निकल कहां से रहा। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहां से निकलता है बच्चों? आउटर मोस्ट सेल से। तो यहाँ थर्ड का डी है और फोर्थ का एस है। तो जब फोर्थ सेल आया है तो आउटर मोस्ट भी फोर्थ ही हुआ। तो क्रोमियम के केस में जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है वो कहां से? 4s से। और मैग्नीज के केस में जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है वो कहां से? ये भी 4s से। क्योंकि यहां भी 3d और 4s आया है, तो आउटर मोस्ट कौन सा हुआ? फोर्थ। तो 4 के s से इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है। गुड, दोनों जगह 4s से। यहां पे ये 4s कैसा हो गया? एक तो जेड इफेक्टिव ज्यादा था और दूसरा ये कैसा हो गया बच्चों? फुलफिल्ड। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कहेंगे कि जेड इफेक्टिव तो ज्यादा था ही, साथ साथ जिस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा वो फुलफिल्ड भी है, मतलब एक्स्ट्रा स्टेबल है। तो मैंगनीज की ज्यादा होगी क्रोमियम से। तो Ie1 की ऑर्डर आ गई, Ie1 मैंगनीज ग्रेटर देन क्रोमियम। अब हमें Ie2 देखना है। तो Ie2 मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन Cr प्लस से और Mn प्लस से निकलेगा। तो अब Cr प्लस यहां लिख दिया और Mn प्लस लिख दिया। अब इसका Ec, तो Ec देखो, Cr से एक इलेक्ट्रॉन जब निकालोगे तो वो कहां से निकलेगा? 4s से। तो 4s से निकल गया तो इसका Ec हो गया 3d5 और इसका Ec क्या हो गया बच्चों? 3d5 4s1। ओके, अब आ जाओ, यहां पे ये 3d5 से निकलेगा Cr प्लस के केस में, मतलब ये कैसा हो गया आपका? हाफ फिल्ड। और यहां कहां से निकलेगा बच्चों? 4s1 से। तो एक तो फोर्थ सेल मतलब दूरी ज्यादा, यहां थर्ड सेल दूरी कम, अट्रैक्शन यहां ज्यादा होगा, यहां हाफ फील्ड भी था। अब आप कहोगे कि सर ये भी हाफ फील्ड था। हाँ, लेकिन अभी अभी समझाया था थोड़ा पहले या पिछले लेक्चर में कि देखो एस की तो कैपेसिटी ही 2 इलेक्ट्रॉन की है। तो एक रहे तो हाफ फील्ड कह दीजिए, 2 रहे तो फुल फील्ड कह दीजिए, तो ये जस्टिस नहीं हुई। तो आप वहां पे ये कहेंगे कि ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड कह सकते कि हाफ फील्ड है, लेकिन यहां जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां से निकल रहा? फोर्थ सेल से। और यहां कहां से निकल रहा? थर्ड सेल। और तब निकल रहा जब 3D कैसा है? हाफ फील्ड है। और इसको आप हाफ फील्ड ना भी समझते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां 2 रहने पे फुल फील्ड कहिए। ओके, तो अब आ जाइए, Ie2 आपको पता हो गया। कौन सा डिसाइडिंग फैक्टर हुआ? जेड इफेक्टिव तो इसका ज्यादा था, लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल यहां ज्यादा है, तो आपका डिसाइडिंग फैक्टर हो गया स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल। चूंकि एटम्स आपके कैसे हैं? एडजेसेंट। तो अब Ie2 आपका चला आया
क्रोमियम ग्रेटर देन मैंगनीज। अब आओ Ie3 देखते हैं। उसके लिए तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना, तो तीसरा Cr2+ से निकलेगा और Mn2+ से निकलेगा। ओके, तो Cr2+, Cr ये था, 4s से एक निकला, 3d से एक निकला, तो यहाँ कन्फिग्रेशन क्या आ गया बच्चों, 3d4। और यहाँ जो दो इलेक्ट्रॉन मैग्नीज से निकाले वो दोनों आपका कहां से निकला, 4s से, तो यहाँ कन्फिग्रेशन आपका क्या हो गया, 3d5। अब जेड इफेक्टिव तो इसकी ज्यादा थी ही, यहाँ पे ये कैसा हो गया, फुलफिल्ड भी हो गया, सॉरी हाफ फिल्ड हो गया। 3d5 है, हाफ फिल्ड हो गया, तो जेड इफेक्टिव ज्यादा था, स्टेबिलिटी भी ज्यादा है। ओके, तो Ie3 आप अगर निकालोगे इनके लिए, तो Ie3 हो गया मैंगनीज ग्रेटर देन क्रोमियम। ओके, तो हमने देखा Ie1 निकाल के इन दोनों का, Ie2 भी दिखाया, Ie3 भी। अब एक एग्जांपल ले लो कॉपर जिंक का। कॉपर और जिंक, इसकी हमें फर्स्ट आई भी देखनी है, सेकंड भी देखनी है, थर्ड भी देखनी है। तो पहले कॉपर, एटॉमिक नंबर 29, जिंक एटॉमिक नंबर 30। इसी पहले लिख लीजिए, इसका भी मालूम है आपको, एक्सेप्शनल इसी था, आर्गन 4s1 3d10, तो यहाँ 3d10 4s1। ओके, यहाँ आइए 3d10 4s2। ठीक है बच्चों, अब जेड इफेक्टिव तो इसी की ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन दोनों ही केस में, आउटर सेल चूंकि आपको दिख रहा है फोर्थ सेल है, तो यहाँ भी 4s से ही निकलेगा, यहाँ भी 4s से ही निकलेगा, और यहाँ जो 4s है वो आपका कैसा है, फुलफिल्ड। तो Ie1 क्या हो गया आपका, Ie1 जेड इफेक्टिव भी इसी की ज्यादा, और स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल भी यही ज्यादा, तो जिंक ग्रेटर देन कॉपर। अब Ie2 देखना है, तो Ie2 के लिए पहले आप Cu+ लिख लीजिए, Zn+ लिख लीजिए। Cu+ जब लिखेंगे आप, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल लिए, तो अब इसका क्या बच गया बच्चों, 3d10। यहां क्या बच गया, 3d10 तो रहेगा 4s1, एक इलेक्ट्रॉन आपका 4s से निकला है। तो ऐसे दिखने लगा कि यहाँ थर्ड सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है, और यहाँ कहां से निकालना है, फोर्थ सेल से। समझ गए, या यूं कह ले कि अब ये कैसा हो गया बच्चों, फुलफिल्ड। ठीक है, तो जब ये फुलफिल्ड हो गया, हालांकि जेड इफेक्टिव इसकी ज्यादा है, लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हो वो फुलफिल्ड ऑर्बिटल से, तो फुलफिल्ड से निकाल रहे हो तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। तो अब Ie आ गया आपको 2, तो Ie2 आ गया किसका ज्यादा, कॉपर ग्रेटर देन जिंक। Ie3 के लिए, Ie3 के लिए आप बना लो Cu+2 एंड Zn+2। अब Cu2+ का इसी लिखो, तो एक तो यहां से निकाल लिए, एक यहां से निकाल लिए, मतलब 3d9। Zn2+ का लिखो, तो 4s से ही दोनों निकला, तो यहां क्या हो गया बच्चों, 3d10। दोनों जगह आपको इलेक्ट्रॉन 3d से ही निकालना है। जेड इफेक्टिव आपका इसमें ज्यादा है, चूंकि इसकी जेड ज्यादा है, एटॉमिक नंबर ज्यादा है। अब ये देख लो कि ये कैसा हो गया, तो ये आपका चला आया फुलफिल्ड। तो यहां से Ie3, जेड इफेक्टिव भी इसी की ज्यादा, ये फुलफिल्ड भी, तो Ie3 आपका क्या हो गया, Ie3 जिंक ग्रेटर देन कॉपर। ओके, एक और क्वेश्चन लिया, I-, I+। अब इसका फर्स्ट I निकालना, पहला I। एलिमेंट तीनों जगह बच्चों आयोडीन है। ओके, एटॉमिक नंबर सबका सेम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है सब में, इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग है, लेकिन एटॉमिक नंबर कैसा है, सेम। गुड, आओ ऐसे अगर देखोगे तो यहां 53 और ये 54,
यहां 53, ये क्या रहा बच्चों, ये रहा 53 इलेक्ट्रॉन्स, यहां 53 और ये रहा 52। तो यहां से यहां जा रहे हो तो जेड तो आपका सेम है, नहीं, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा, इलेक्ट्रॉन्स घट रहा, डाउनवर्ड एरो डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन्स घट रहा तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज सिग्मा डिक्रीज करेगा, सिग्मा डिक्रीजेज, सिग्मा अगर डिक्रीज कर रहा तो जेड इफेक्टिव, जेड सेम है बच्चों और सिग्मा डिक्रीज कर रहा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज किया, नहीं, जेड इफेक्टिव बराबर व्हाट, जेड माइनस सिग्मा, जेड तो सेम था, एटॉमिक नंबर सेम, आपका इलेक्ट्रॉन्स घटने से सिग्मा घटा था तो इसकी सिग्मा सबसे कम है, लेकिन जेड तो जो यहां है वही जेड यहां भी है, तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा हो गया, जेड माइनस सिग्मा, क्योंकि सिग्मा छोटा है यहाँ, तो जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो अट्रैक्शन बढ़ गया, अट्रैक्शन इंक्रीजेज और दिस इंप्लाइज आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज। तो यहां से ऑर्डर आ गया, फर्स्ट आई सबसे कम किसका हो गया, आई माइनस, लेस देन आई, लेस देन आई प्लस। तो ये ऑर्डर तो निकल गया। एक और बात आपको समझा दें कि देखो ये आई माइनस है, इसमें फर्स्ट आई डालोगे, फर्स्ट आई, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, आयोनाइजेशन एनर्जी, आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये किस में बदलेगा, आई में, और यहां फिर आई आ गया, यहां अब सेकेंड आई इसके रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, सेकेंड आई तो क्या हो गया, आई प्लस। अब आप ऐसे समझो कि एलिमेंट तो सेम है और सेम एलिमेंट अगर आई माइनस की बात करते तो आई माइनस के लिए पहला आई से आई बना, फिर आई से आई प्लस बना, तो सेम एलिमेंट के लिए फर्स्ट आई स्मॉलर होता है सेकेंड आई से, सेकेंड आई स्मॉलर होता है थर्ड आई से, तो उस तरीके से भी आप समझ गए कि आई माइनस की सबसे कम होगी और आई प्लस की सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि आई प्लस तब बनेगा जब यहां से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, आई तब बनेगा जब यहां से पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी लगेगा। आई के लिए ये सेकेंड आई हो गया, आई माइनस के लिए यहां से निकाले तो क्या हो गया, सेकेंड आई। तो ऐसे भी आप समझ गए। एक और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहां पे एक एग्जाम्पल लिखा बच्चों, बी प्लस बोरॉन, बेरिलियम प्लस एंड बोरॉन, तो ये केटायन है, ये बोरॉन न्यूट्रल एटम है, तो पहले आप बेरिलियम और बोरॉन का निकाल लीजिए, यहां पे एटॉमिक नंबर 4, यहां पे एटॉमिक नंबर 5, अब यहां पे आउटर सेल इसी 2s2, यहां पे 2s2 2p1, ओके। अब देखो यहां पे जेड इफेक्टिव ज्यादा, लेकिन यहां पे कैसा, स्टेबल इसी, फुल फील्ड, यहां तो इससे निकलेगा तो पार्शियली फील्ड, तो आपको दिख गया कि बेरिलियम की जो आई थी वो बोरॉन से ज्यादा थी, आई बेरिलियम ग्रेटर देन बोरॉन, नहीं, तो जब बेरिलियम की ही ज्यादा थी तो बेरिलियम प्लस तो बेरिलियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पे बनेगा, नहीं, और बेरिलियम प्लस से इलेक्ट्रॉन निकालना तो और डिफिकल्ट होगा, नहीं बात समझे, बेरिलियम की ही ज्यादा थी बोरॉन से, और बेरिलियम प्लस कैसे बनेगा, वो बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालने पे, तो वहां भी तो एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब आप इसको कंपेयर कर लो, बेरिलियम एंड बेरिलियम प्लस, इसको समझ जाओगे, ये तो समझ गए कि बेरिलियम ग्रेटर देन बोरॉन, इस दोनों को कंपेयर करके मैं दिखा देता, जैसे एटॉमिक नंबर तो दोनों में 4 4 सेम है, इलेक्ट्रॉन देखोगे तो यहां 4 है और यहां क्या है बच्चों 3 है, तो इलेक्ट्रॉन कम गया, यहां से यहां आए तो आपकी जेड कैसी थी, सेम, लिख दिया जेड सेम, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, डिक्रीज किया,
इलेक्ट्रॉन डिक्रीज किया तो सिग्मा क्या हुआ, डिक्रीज किया, सिग्मा डिक्रीज किया, जेड सेम था, जेड इफेक्टिव क्या हुआ, इंक्रीज किया, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज किया तो अट्रैक्शन बढ़ा, अट्रैक्शन बढ़ा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। ये बात आप समझ गए। अब तो बेरिलियम, बेरिलियम प्लस में तो आई पता ही है कि आई बेरिलियम प्लस का बी से ज्यादा होगा। यहां आपको कहा गया था कि इसमें इसमें कंपेयर करो, तो जब बेरिलियम का ही ज्यादा है बोरॉन से, तो बेरिलियम प्लस का तो और भी बहुत ज्यादा होगा बोरॉन से। तो यहां पे भी आई का ऑर्डर आपका मिल गया, आई यहां आ गया बेरिलियम प्लस ग्रेटर देन बोरॉन। और एक कंप्लीट ऑर्डर लिखना चाहते तो आई का ऑर्डर बेरिलियम प्लस ग्रेटर देन बेरिलियम ग्रेटर देन बोरॉन। तो अब इतने सारे एग्जांपल्स किए कि अब आपकी सारी कंसेप्ट बहुत क्लियर हो गई होगी, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करेंगे। अब एक पॉइंट नोट करके लिख लो, नोट ए सडन जंप, a sudden jump in the values of two successive ionization energy, comma, gives the idea of valence electron present in that atom। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट नोट होगा, इस बात को मैं एक्सप्लेन करता हूं। लिखा गया बच्चों, ए सडन जंप इन द वैल्यूज ऑफ टू सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज गिव्स द आइडिया ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैट एटम। ओके, क्या कह रहा है कि जैसे एक ही एटम के सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी लिखे हुए हैं, सेम एलिमेंट के, सेम एलिमेंट का सक्सेसिव आई आपको लिखा गया, IE1 लिखा गया, IE2 लिखा गया, IE3, IE4, IE5, इस तरीके से लिखा गया। तो जिस दो लगातार आई का जो गैप हो वो ज्यादा हो, अचानक से बढ़ गया, मान लो कि फर्स्ट आई दिया गया 25, ठीक, सेकेंड आई दिया गया 35, थर्ड आई दिया गया 103 और फोर्थ आई दिया गया 119। मतलब एक ही एटम के सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी को लिखा गया। अब देखो इसमें जो गैप है, ये तो आपने पढ़ा कि सेम एलिमेंट के अगर सक्सेसिव आई लिखे जाएंगे तो IE1 छोटा होगा IE2 से, IE2 छोटा होगा IE3 से, IE3 छोटा होगा IE4 से, लाइक सो। तो ये भी वैसे ही लिखा हुआ है कि IE1 सबसे कम है, तब IE2, तब IE3, तब IE4, ठीक है। अब देखो यहां जो IE2 और IE1 में सेकेंड और फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में जो गैप है वो जस्ट कितने का है बच्चों, 10 का। यहां पे देखो ये जो गैप है थर्ड और सेकेंड के बीच, दो लगातार हुए, इनमें गैप देखो तो आपका कितने का हो गया, 5 से 3 गया, सॉरी 3 से 5 गया, तो 13 से 5 गया 8, और 9 से 3 गया 6, 68 का गैप है। यहां पे ये गैप देखो थर्ड वाले में तो 119, 103, तो यहां जस्ट 16 का गैप है। तो आप देखो कि सडन लार्ज जंप, सडन जंप या सडन लार्ज जंप लिख लो यहां, सडन लार्ज जंप। तो अब देखो कि जब इस एलिमेंट के 4 सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी दिए हुए थे तो सडन लार्ज जंप कहां पे आया, सडन लार्ज जंप यहीं तो आया सेकेंड और थर्ड के बीच, ठीक है।
तो जब सेकेंड और थर्ड के बीच सडन लार्ज जंप है तो इससे पता चल गया कि उसमें, उस एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स दो रहे होंगे। फर्स्ट सेकंड के बीच लार्ज जंप हो, सडन लार्ज जंप, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। सेकंड थर्ड के बीच सडन लार्ज जंप हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। थर्ड फोर्थ के बीच लार्ज जंप हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। तो आप ऐसे पूरी तरह से सेट कर लो, फर्स्ट सेकंड के बीच, फर्स्ट और सेकंड आई के बीच लार्ज जंप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। सेकंड थर्ड आई के बीच लार्ज जंप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। थर्ड फोर्थ आई के बीच लार्ज जंप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, लाइक सो। ओके, इसी को और थोड़ा प्रैक्टिकल वे में समझो। जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लो, सोडियम। अब सोडियम की ईसी, तो सोडियम की ईसी लिखोगे, सेल वाइज में दिखा देता। ये सोडियम यहां पे था 281, मतलब फर्स्ट सेल में 2 था, सेकंड में 8 था, और थर्ड में कितना था, 1। ये सोडियम हो गया। एक ले लो मैग्नीशियम, यहां पे लिख दिया मैग्नीशियम 282, तो इसका भी सेल वाइज दिखा दिया 282, इसमें 8 डाल दिया, 3 4 5 6 7 8, और यहां रख दिया 2। अब देखो बच्चों, सोडियम के केस में, सोडियम के केस में जो पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो थर्ड सेल से निकलेगा, यहीं से निकलेगा, इसी इलेक्ट्रॉन को निकालोगे आप, तो वो निकला कहां से, थर्ड सेल से। लेकिन अब सोडियम के केस में जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे ये कहां से निकलेगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो सेकेंड सेल से निकलेगा, क्योंकि थर्ड सेल में सोडियम में तो एक ही इलेक्ट्रॉन था। मतलब पहला से दूसरा आने पे सेल नंबर घट जा रहा। थर्ड सेल था तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा था, अट्रैक्शन कम था। सेकेंड सेल से जैसे ही निकालने आओगे, अचानक से एक सेल घट गया, तो अब यहां पे सेकेंड सेल का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन अचानक से बहुत बढ़ गया। सेल घटने की वजह से न्यूक्लियस के साथ जो अट्रैक्शन था वो अचानक से बहुत बढ़ गया। दूसरी बात कि यहां नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो s2p6 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो दो दो रीजन हो गया। सोडियम में पहला इलेक्ट्रॉन आपने थर्ड सेल से निकाला था, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां से निकाले, सेकेंड सेल से, और उस वक्त उसका जो ईसी था नोबल गैस ईसी था। तो अब जब पहला निकालने के बाद दूसरा निकालने आओगे, तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सोडियम के केस में अचानक से बहुत बढ़ जाएगी। ओके, अगर कोई कहता कि सर तीसरा, तो तीसरा फिर कहां से निकलता, सेकेंड सेल से, मतलब अब सेल नहीं घट रहा। दूसरा निकला था, पहला निकला था फर्स्ट थर्ड सेल से, लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन सोडियम में सेकेंड सेल से निकला। अब थर्ड निकालोगे तो भी सेकेंड सेल से ही निकलेगा, फोर्थ निकालोगे तो भी सेकेंड सेल से ही निकलेगा, मींस नो चेंज इन नंबर ऑफ सेल्स। तो इसका मतलब हुआ कि सोडियम के केस में अचानक से जो जंप होगा आयोनाइजेशन एनर्जी में, वो फर्स्ट और सेकेंड आई के बीच होगा। और जब फर्स्ट सेकेंड आई के बीच जंप हो रहा, तो इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी देखा था कितना था, 1 था। अब आओ मैग्नीशियम के केस को देखो, बस इसी फिगर में देख लो। पहला इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से निकालोगे तो थर्ड सेल से निकालोगे, ठीक है। दूसरा भी निकालोगे तो थर्ड सेल से ही निकालोगे, क्योंकि थर्ड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। Ie1 फॉर मैग्नीशियम, थर्ड सेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। Ie2 मैग्नीशियम के लिए थर्ड सेल से ही इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। लेकिन थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने आओगे तो सेल घट के सेकेंड हो जाएगा। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम में कहां से निकलेगा, सेकेंड सेल से, और उस वक्त इसका जो ईसी होगा वो नोबल गैस ईसी होगा, काफी स्टेबल। तो मैग्नीशियम के केस में सडन लार्ज जंप किस 2 आयोनाइजेशन एनर्जी के वैल्यू में होगा, सेकेंड एंड थर्ड। आई बात समझ में?
तो मैग्नीशियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था? 2। तो जब फर्स्ट सेकंड के बीच सडन लार्ज जंप हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, सेकंड थर्ड के बीच हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, थर्ड फोर्थ के बीच हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। ओके, इस बात को समझ गए अच्छे से? तो ये कन्वर्जन यूनिट है, इसको मैं बॉक्स में घेर देता हूं और एक बार पढ़ देता हूं, इसको याद रखोगे तो अच्छी बात है। 1 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल, J फॉर जूल। अब देखो E एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इंटू 96.5, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में लिखा हुआ है, उसको 96.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका एनर्जी मिल जाएगा किलो जूल पर मोल में। ओके, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में लिखा हुआ है, उसको 23.1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका मिल गया एनर्जी किलो कैलोरी पर मोल। ओके,